हेलो बेटा, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 10 के चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण के नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पर्यावरण के बारे में बात करेंगे बेटा। इस चैप्टर को करने से पहले आपको छोटे छोटे टर्म्स हैं जो क्लियर होनी चाहिए। जैसे पहली है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है बेटा? एक क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? वो एक पारितंत्र बनाते हैं। मतलब वो क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। इसीलिए एक पारितंत्र के अंदर दोनों जैविक और अजैविक दोनों घटकों का होना बहुत ज़रूरी है। जैविक का मतलब होता है जो जीवित रहने वाले हैं, और अजैविक का मतलब है जैसे तापमान, वायु, वर्षा, मतलब जो जीवित नहीं है उन घटकों का। ठीक है। अब हमारे पास जो पारितंत्र है वो दो प्रकार का होता है बेटा। पहला होता है प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा होता है मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है। जो प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है बेटा? प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है उसे हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। जैसे जंगल, सागर और झील। मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा होता है? जैसे मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, जो हमने बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे खेत हैं, जलाशय है, बगीचा है, पार्क है, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती है? मानव निर्मित पारितंत्र में आती हैं। अब पारितंत्र के दो घटक होते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। तो पहले हम बात करेंगे अजैविक घटक की। वह सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? अजैविक घटक बनाते हैं। और जितने भी जीवित घटक हैं जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? जैविक घटक बनाते हैं। अगर बेटा आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बेटा। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बारी। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एज वेल एज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें बेटा। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं बेटा। जैविक घटक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्पादक, दूसरे होते हैं उपभोक्ता और तीसरे होते हैं अपघटक। पहले हम बात करेंगे उत्पादक की। उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। मतलब जो हमारे पौधे होते हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पौधे, हम जैसे पौधे हो गए, नीले हरे शैवाल हो गए, जो अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की किरणों की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना खाना अपने आप बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। और ये चीज़ हमें याद रखनी है बेटा कि धरती पर सिर्फ पौधे और हरे नीले शैवाल ही ऐसे जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, जिनको सिर्फ हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है बेटा उपभोक्ता। देखो बेटा, बाकी जितने बचे वो उपभोक्ता ही बचते हैं, क्योंकि उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो इनके द्वारा बनाए हुए खाने को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर वो रहते हैं। दैट इज जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर? पौधों पर निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर है अपने खाने के लिए, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। हमारे पास कुछ प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है। शाकाहारी जो पौधे और पत्ते खाते हैं, मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों खा लेते हैं, और परजीवी मतलब जो दूसरे के शरीर पर रहते हैं, उसे बिना मारे उसके शरीर से क्या करते हैं? सारा पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तीसरे हमारे पास जो जैविक घटक है वो होता है बेटा अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो मरे हुए जीवों को, उनके मरे हुए जीवों या पौधों के जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में बदलकर मिट्टी में विघटित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। अब हम पारितंत्र की बात करेंगे बेटा। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दो प्रकार का पारितंत्र होता है, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक होता है। जल, सागर, पर्वत, झील ये क्या होते हैं? हमारे प्राकृतिक होते हैं। और खेत, जलाशय, बगीचा ये हमारे क्या होते हैं? मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा आहार श्रृंखला की। ठीक है। आहार श्रृंखला क्या होती है? ये चैप्टर का ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा कि आहार श्रृंखला क्या होती है। ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, घास है, घास को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है। हिरन को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को खाकर, मतलब एक जीव दूसरे को खाकर अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं, मतलब अपने खाने के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं ये। ठीक है। दूसरा, एक आहार श्रृंखला में जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम पोषी स्तर कहते हैं। कि एक जीव से, एक देखो घास से जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हिरन के पास जा रही है। हिरन से ऊर्जा किसके पास जा रही है बेटा? शेर के पास जा रही है। तो यहाँ ये स्थानांतरण हो रहा है, तो इनको हम कहते हैं पोषी स्तर। ये हर एक पोषी स्तर है। ठीक है। हमारे पास 3 लेवल के पोषी स्तर होते हैं। पहला जो होता है बेटा, ये होते हैं उत्पादक, जिसमें सिर्फ कौन आता है? जिसमें सिर्फ पौधे और हरे नीले शैवाल की जो हमने बात की थी, तो उत्पादक आते हैं सबसे पहले।
ये पहला है। दूसरे स्तर पे हमारे पास प्राथमिक, ये बाकी सभी उपभोक्ता बचे, तो एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है, एक द्वितीय उपभोक्ता होता है, एक तृतीय होता है। तृतीय वाले टॉप होते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ पोषी स्तर हैं, ठीक है। तो पहले उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, फिर तृतीय उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी बेटा, आहार श्रृंखला में सबसे पहले कौन आते हैं। हमें अभी तक हमने देखा कि आहार श्रृंखला में सबसे पहले कौन आ रहा था बेटा, उत्पादक आते हैं। और ये ऐसे हैं बेटा जो जिन पर सभी उपभोक्ता अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊँ इसको एक आहार श्रृंखला बनाऊँ, तो सबसे पहले हम उत्पादक को रखेंगे, उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता, और उपभोक्ता में हमारे पास क्या है, प्राथमिक हैं, द्वितीय हैं और तृतीय हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आहार श्रृंखला में सबसे पहले कौन आते हैं, उत्पादक आते हैं। कौन आते हैं बेटा, उत्पादक आते हैं, उनको खाने वाले सभी उपभोक्ता होते हैं। उसमें हमारे पास कुछ पोषक स्तर हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब कुछ आहार में एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, 3 स्तर की हमारे पास 3 प्रकार की आहार श्रृंखलाएँ होती है, एक 3 स्तर की, एक 4 स्तर की, एक 5 स्तर की, 5 मैक्सिमम हमारे पास 5 स्तर की क्या होती है, आहार श्रृंखला होती है। तो पहले हम 3 स्तर की जो आहार श्रृंखला उसके बारे में बात करेंगे। 3 स्तर हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, उत्पादक आएंगे, फिर ये दोनों उपभोक्ता है। उत्पादक में घास है, घास को खाया हिरण ने, हिरण ने खाया शेर, हिरण को खाया किसने, शेर ने, ठीक है। तो ये 1 2 3, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 3 स्तर की क्या है, आहार श्रृंखला है। नेक्स्ट 4 स्तर की आहार श्रृंखला के बारे में बात करेंगे बेटा। तो 4 जो स्तर हैं उसकी श्रृंखला में हमारे पास किसका एग्जाम्पल लिया हमने, सबसे पहले घास या दाना, हम कहें अनाज जो होता है उसको कौन खाता है, चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को नेवला खाता है। तो देखो ये 1 है, ये दूसरा स्तर है, ये तीसरा स्तर है और ये चौथा स्तर है, ठीक है। तो ये 4 स्तर की आहार श्रृंखला हो गई। अब हम 5 स्तर की बात करें, जैसे घास है, घास को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है। तो ये 5 स्तर की हमारे पास आहार श्रृंखला है। आपको इस आहार श्रृंखला में एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, देखो यहाँ से ऊर्जा किसके पास जा रही है, इसके पास जा रही है, इससे ऊर्जा किसके पास जा रही है, इसके पास जा रही है, फिर ये नेक्स्ट के पास जा रही है और फिर ये नेक्स्ट के पास जा रही है। तो आप देखो एक ही दिशा में क्या हो रहा है, जो ऊर्जा उसका स्थानांतरण हो रहा है, वापस नहीं आ रही है ऊर्जा, ठीक है। तो एक जो आहार श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है बेटा, ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। कैसा होता है, एक दिशा में होता है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा का बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। अतः जो आहार श्रृंखला है वो 3-4 स्तर या मैक्सिमम 5 स्तर की ही हमारे पास आहार श्रृंखला होती है। जैसे ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो मैंने आपको दिखाया कि पादप है, पादप को प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है, फिर द्वितीय खा रहा है, फिर तृतीय खा रहा है। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो, कैसा फ्लो है बेटा, ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने फ्लो दिखाया वो यूनिडायरेक्शनल है। जो मैंने ऊपर भी दिखाया था कि एक स्तर से जो ऊर्जा है वो दूसरे स्तर पे जा रही है, दूसरे से वो तीसरे, तीसरे से वो चौथे स्तर पे जा रही है, ठीक है। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है बेटा, एक ही दिशा में होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारा 10% का नियम। कौन सा है, 10% के नियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 10% का नियम ये कहता है बेटा कि एक पोषी स्तर से ऊर्जा, ध्यान देना, एक पोषी स्तर से ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब अगर पादप कोई चीज़ खा रहे हैं वो 100% ऊर्जा जो उनके पास बन रही है उसका 90% वो खुद यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ 10% वो अगले को दे रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जो 10% बनी उससे वो अपनी 100% ऊर्जा बनाते हैं, उसमें से 90 खुद खाते हैं, 10% फिर वो अगले को देते हैं और इस प्रकार से वो 10% आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर इसको इन्होंने ये कहा कि 90% वर्तमान पोषी स्तर में जैव प्रक्रियाओं में उसका उपयोग हो जाता है और जो बाकी बच जाते 10% वो अगले में जाती है। कैसे जाती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सभी के लिए वो कौन है, सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य से जो पौधे हमारे पास उत्पादक हैं, उत्पादक को केवल सूर्य की 1% ही ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है बेटा, 1% ऊर्जा ही वो पादप के पास आती है। उस 1% से वो अपने लिए क्या करता है, खाना बनाता है और जो वो खाना बनाकर अपने लिए ऊर्जा ग्रहण करता है उस ऊर्जा का 90% वो खुद की क्रियाओं में इस्तेमाल करता है और नेक्स्ट जो 10% है वो अगले को वो ट्रांसफ़र कर देता है जो उसको खाने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ टिड्डे ने खाई तो 10% टिड्डे को मिली, फिर टिड्डे ने जो ऊर्जा बनाई उसका 10% मेंढक को मिली, मेंढक ने जो ऊर्जा बनाई उसका 10% सांप को और सांप से नेवले। इस प्रकार वो 10% क्या होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है।
देखो 10% वो ट्रांसफ़र हो रही है। अगर ये परसेंट का निशान मैं हटा दूँ तो इसकी जगह क्या आता है बेटा, 1/100 आता है, और इसे कट करिए कितना बचता है, 1/10। इसका मतलब ये अपनी ऊर्जा का केवल 1/10 भाग इसको दे रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो ये ऊर्जा यहाँ तक गई, इसको मिली है 1%। 1% का मतलब 1/100, ठीक है। तो इसको मिली सिर्फ 1/100। पौधे को कितनी मिली बेटा, सिर्फ 1/100 ही मिली है। इससे टिड्डे को कितनी मिल रही है, टिड्डे को मिल रही है सिर्फ 1/10। इसको टिड्डे से मेंढक को 1/10, मेंढक से सांप को 1/10, सांप से मोर को 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% मिल रही है, ठीक है। अब ये तो है इस दिशा में, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो यहाँ की ऊर्जा देकर कहेंगे कि इधर वालों की निकालिए कि इनके पास कितनी थी पहले। तो यहाँ जब आप उल्टा चलना शुरू करेंगे ना बेटा, तो 10 से गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर 1/10 से गुणा करेंगे, नीचे 10 से, ठीक है, गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य के पास 10,000 जूल एनर्जी थी, ठीक है। 10,000 का 1%, दैट इज 1/100 गुणा 10,000 करेंगे तो पौधे को मिली सिर्फ 100 जूल। पौधे को कितनी मिली बेटा, 10,000 का 100 जूल मिला। इस 100 जूल का 10%, दैट इज 1/10 गुणा 100 करेंगे तो कितना बचा, सिर्फ 10 जूल। वो 10 जूल किसको मिली है, चूहे को मिली है। किसको मिली है बेटा, चूहे को मिली है। चूहे के पास जो 10 जूल थी उसका 10%, मतलब 10 से 10 कटा, 1 जूल। कितनी, सिर्फ 1 जूल किसको मिली, वो सांप को मिली है। और जो सांप के पास 1 जूल थी उसका 10%, दैट इज 0.1 जूल, वो किसको मिली है बेटा, नेवले को मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो 10% ही अगले को दे रहा है। और अगर मैं कहूँ आपके पास नेवले की 0.1% दी हुई है, आप अगले की बताओ मुझे क्या होगी, क्या थी। तो यहाँ पे तो आप 1/10 1/10 करते हैं, तो यहाँ सिंपली 10 से गुणा करना कि 0.1 को जब 10 से गुणा किया तो 1 जूल आया, 1 जूल को 10 से गुणा किया तो 10 आया, 10 को 10 से किया तो 100। और ये याद रखना, यहाँ से पौधे से जो सूर्य के पास जाएगी उसमें 100 से गुणा करना है, तो 100 गुणा 100 वापस 10,000 बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैव आवर्धन की। जैव आवर्धन क्या होता है बेटा, देखो जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और उस ऊर्जा के स्थानांतरण में क्या होता है, जो हानिकारक रसायन होते हैं जो हमने अपने भोजन के साथ खाए हैं, वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने से उन पर वृद्धि होती है। इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन। मतलब जो पौधे ने जो खाना बनाया है उसमें जो जो रासायनिक हानिकारक पदार्थ थे उनको खाने वाले कौन थे, टिड्डा था, वो टिड्डे के शरीर में गए। अब टिड्डे ने जो खाया उसका 10% किसके पास जा रहा है, मेंढक के पास। मतलब एक से दूसरे स्तर में वो केमिकल्स भी क्या हो रहे हैं, वो आगे तक वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। अब हम बात करते हैं आहार जाल की। आहार जाल का मतलब है कि बेटा सिर्फ एक चूहे को खाने वाला सिर्फ सांप ही नहीं है, चूहे को चील भी खा सकते हैं, सांप भी खा सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो पौधा है उसको चूहा भी खा रहा है, तिलचट्टा भी खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, हिरन भी खा रहा है। तो ये इस प्रकार से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं आहार जाल। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम आहार जाल कहते हैं। अब हमारे पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं के समाधान भी हमें ही निकालने, क्योंकि हमारी मानव की गतिविधियों की वजह से क्या हो रहा है बेटा, जो हमारे पौधे हैं उनको नुकसान हो रहा है और हमारे पर्यावरण को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन गतिविधियों के लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि जिसको हम आजकल सबसे बड़े रूप में देख रहे हैं वो है ओजोन। क्या है बेटा, ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है बेटा, ओजोन परत एक ऐसी परत है हमारे धरती के चारों तरफ जो हमारे वायुमंडल को, जैसे ये होता क्या है कि ये ओजोन है धरती के चारों तरफ, मैंने ये ओजोन बनाई है, ठीक है। तो यहाँ से सूर्य है, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनको या तो ये अवशोषित ही कर लेती है या ये इनको वापस भेज देती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ये इसीलिए हमारे पर्यावरण के लिए ओजोन लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे सूर्य के हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है और हमारे जीवों का जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको नहीं होने देती। लेकिन क्या हुआ कि 1985 में क्या हुआ कि जो पहली बार क्या हुआ था, इसके जो हानिकारक जो प्रभाव उनको देखा गया था अंटार्कटिका में। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ओजोन परत है उसमें एक छेद हो गया। छेद होने का मतलब वो पतली हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं से अब जो रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस, जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर आना शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये O3 की गिरावट की वजह से हो रहा है, O3 बन नहीं पा रही है क्योंकि
O3 में गिरावट भी हो रही है लगातार, क्योंकि हमारी जो मानव से ने जो कुछ अपनी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें बनाई हैं, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से इसको हानि हो रही है। देखो, अगर मैं ओजोन के निर्माण की बात करूँ तो ओजोन बनती कैसे है बेटा, तो ये इस प्रकार से बनती है कि O2 है, ऑक्सीजन का जो पराबैंगनी विकिरण होता है वो O+O में होता है, ठीक है। अब ये O जो होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है हमारे पास, ये इस O2 के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, O3 का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से O3 का निर्माण होता है, O3 ओजोन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारी गतिविधियों की वजह से ये जो O3 का स्ट्रक्चर है वो टूट रहा है, और टूटने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें डायरेक्टली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो आ रही हैं, और उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे त्वचा की बीमारियां हैं, कैंसर है, मोतियाबिंद है, ये इसी के की वजह से हो रहे हैं। तो 1985 में ये बात नोट की थी, तो 1987 में 2 साल बाद जो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्रोग्राम लॉन्च किया गया UNEP, और उसमें ये जो हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं बेटा, सभी देशों की सहमति बनी कि वो CFC का जो उत्पादन है उसे कम करेंगे, और अपने देश का जो कार्बन एमिशन है, कार्बन का प्रोडक्शन है, उसको भी वो कम करेंगे, ठीक है। जिससे जो ओजोन है उसको क्या मिल सके बेटा, राहत मिल सके, और उसको हम फिर से मतलब क्या कर सके, उसको रिजुवेनेट कर सकें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई पर्यावरण की समस्याएं तो हो रही हैं, लेकिन वो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कचरा। जो हमारे घरों से, हमारी फैक्ट्रियों से जो कूड़ा निकलता है वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारक है। तो अगर उस कचरे का प्रबंधन कर दिया जाए तो शायद ही जो हमारे पास जो ये आज इतनी समस्याएं आ रही हैं उनका हम निपटारा कर सकें। तो पहले हम बात करें कचरा होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो कचरा हमारे पास 2 प्रकार का होता है बेटा, एक जैव निम्नीकरण, एक अजैव निम्नीकरण होता है। जैव निम्नीकरण वो होता है जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको विघटित कर पाते हैं, और उन जैसे फल, सब्जियां, सूती कपड़ा, इनको विघटित करके वो किसमें, मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो विघटित नहीं हो पाते, ऐसे भी पदार्थ जो नहीं हो पाते, ठीक है, जो क्या करते हैं बेटा, हमारे जैसे प्लास्टिक के पॉलीथीन है वो विघटित नहीं होते, तो उन्हें हम अजैव निम्नीकरण कहते हैं। अब कचरा प्रबंधन की कुछ विधियां हमारे पास, जैसे पहला है जैव मात्रा संयंत्र, दूसरा सीवेज उपचार है, तीसरा कूड़ा भराव क्षेत्र है, चौथा कंपोस्टिंग है, पांचवा पुनः चक्रण है, छठा हमारे पास पुनः उपयोग है, और सातवां है भस्मीकरण, ठीक है। आप इन मेथड्स को देख सकते हैं, छोटे छोटे मेथड है कि कैसे आप उनको उपचार कर सकते हैं। सीवेज का ट्रीट करके, कूड़ा मतलब जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसमें कूड़े को भर कर आप उस कूड़े से निपटारा कर सकते हैं, कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, पुनः उसको यूज़ कर सकते हैं। पुनः चक्र मतलब रिसाइकिल करो, रीयूज़ करो उनका। और भस्मीकरण का मतलब होता है लास्ट जो हमारे पास है कि अपशिष्ट पदार्थों को थर्मल उपचार के लिए वर्णित किया जाता है और कचरे को राख में बदल दिया जाता है। उस राख को मुख्यतः हम लोग क्या करते हैं, अस्पतालों से जो जैविक कचरा आता है उससे निपटाने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि उसको राख में कन्वर्ट कर लिया जाए थर्मल पावर प्लांट में डालकर। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इनके निपटारे के कुछ मेथड्स हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा, और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।